आपका टीचर अंकित धारा। तो मैं अब आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 आपकी पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। उस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि पावर शेयरिंग होती क्या है। तो पावर शेयरिंग सबसे पहले हम चीज समझ सकते हैं कि इसके नाम से पावर का मतलब होता है हमारे ताकत, ताकत, और शेयरिंग का मतलब होता है विभाजन। तो सबसे पहले इसका मतलब होता है कि पावर को अलग अलग लेवल पे दूसरे के हाथों में देना, वो भी एकदम सेम इक्वली वे में। इक्वल वे में मतलब सबको अलग अलग नहीं, इक्वल इक्वल वे में सबको पावर दी जाए, तो उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। तो एक चीज सबसे पहले हम सोचते हैं कि क्या ये पावर शेयरिंग सही है। अगर मैं किसी को पावर दूं और वो उसका मिसयूज करे, तो देखो सबसे पहले ये चीज समझो, पावर शेयरिंग होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी एक बंदे के हाथ में अगर मैं पावर देता हूं, तो क्या पता वो पावर का मिसयूज कर दे, वो अपनी पावर अपने नीचे वाले ग्रुप्स को वो दबाने लग जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, अगर किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में देखा जाए, तो पावर शेयरिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पावर शेयरिंग से क्या होता है, लोगों के बीच में जो भेदभाव वाला मामला आता ही नहीं है। लोगों के मनों में ये नहीं लगता, लोग मतलब कोई भी डिफरेंट ग्रुप के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी रिलीजन के हो, वो सारे अपने आप को फ्री फील करते हैं अपने अंदर से। ठीक है, तो इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा डिजायरेबल है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो सबसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी। तो देखो, बेल्जियम और श्रीलंका ये दोनों दो कंट्रीज हैं। इन दोनों कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग गुड और बैड कैसे हो सकती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेल्जियम की चीज़। तो बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम एक रशिया का कंट्री है, रशिया की एक कंट्री है, वहाँ पे एक अलग कंट्री है वो। तो वहाँ पे 59% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग के लोग हैं, 40% हमारे डच स्पीकिंग के लोग हैं, और 1% जो है हमारे जर्मन स्पीकिंग के लोग हैं। तो हमने यहाँ तक देखा कि यहाँ पे तीन तीन टाइप की अलग अलग कम्युनिटीज है। तो देखा जाए तीनों इक्वल वे में तो नहीं है कि भाई ये इतनी परसेंट में है, ये इतनी परसेंट में, और ये इतनी परसेंट में, ये तीनों इक्वल तो है नहीं। इसलिए तो और देखा जाए, अगर मैं पावर सबसे ज़्यादा देने के चांसेस किसको होने चाहिए, फ्रेंच स्पीकिंग को। क्यों? क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग 59% है, उसको पावर देनी चाहिए। और ये इसलिए भी दे सकते हैं उसको पावर, क्यों? क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग की जो लैंग्वेजेस है, वो जो बंदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है और हाईली वेल्दी है। वेल्दी मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, इकोनॉमिकली भी देखा जाए और एजुकेशनली भी देखा जाए। तो अब मैं देखूं तो, लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे, वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, फ्रेंच को, डच को और जर्मन को, इन तीनों स्पीकिंग लैंग्वेजेस को सेम पावर दे दी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे पावर शेयर होगी, पावर यहाँ पे अलग अलग लेवल पे शेयर हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग थे, उन्होंने सेंटर में एक अलग गवर्नमेंट बना ली। सेंटर में गवर्नमेंट बना दी, वहाँ के जितने भी मिनिस्टर्स थे उन सबको इक्वल सीट्स मिल गई। उसके बाद जो हमारा जो मेन जो ब्रुसेल्स था, उसकी वहाँ पे अलग गवर्नमेंट बनी थी। और यहाँ पे एक और चीज़ आती है, बेल्जियम में 3 टाइप की गवर्नमेंट बनी थी। बेल्जियम में सेंटर स्टेट भी थी, ये दोनों टाइप की गवर्नमेंट तो थी, लेकिन एक और गवर्नमेंट थी जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था, अब आप सोचोगे कि अगर मैं देखा जाए तो सेंटर में तो फ्रेंच डच भी आ गए, स्टेट में भी फ्रेंच डच आ गए, लेकिन जो कम्युनिटी है वहाँ पे आप सोचोगे कि जर्मन आएंगे, लेकिन नहीं, वहाँ पे तीनों कम्युनिटी के ग्रुप्स आते थे। और वो तीनों ग्रुप्स के मिनिस्टर्स क्या करते थे, वहाँ पे तीनों ग्रुप्स के मिनिस्टर्स वो अपने साथ साथ वो सारे मामलों पे डिस्कस करते थे, और वहाँ के लोगों को क्या चाहिए उस बारे में भी डिस्कस करते थे, जिससे वो जो लॉस बनाते थे उनमें उनकी हेल्प होती थी। तो जो सबसे पहला वहाँ पे जो उनका जो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें सबसे पहले ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के मिनिस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब इक्वल वे में सीट्स प्रोवाइड कर दी। दूसरा ये था कि जो मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन। अब देखो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितनी पावर थी उतनी ही पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी। जैसे हमारा इंडिया है,
हमारे इंडिया में भी सेंटर के पास जितनी पावर है उससे माना कि थोड़ी कम है, लेकिन हाँ पावर से स्टेट को भी दी गई है, जिससे वो स्टेट मतलब बिना किसी से पूछे, बिना किसी के इजाज़त के वो अपने फैसला खुद ले सकता है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। उसके बाद ब्रुसेल्स में अलग टाइप की गवर्नमेंट बनी। तीसरा मैंने जैसे आपको बताया जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट डच, फ्रेंच और जर्मन, ये तीनों कम्युनिटी के लोग आपस में मिलके सारी चीज़ों को, सारे मसलों को देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब बेल्जियम की कहानी खत्म होती है। तो आप बेल्जियम की कहानी जरूर दिमाग में रखिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो जो अब मैं आपको जो दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दूसरी कहानी है हमारी श्रीलंका की। तो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में भी दो टाइप के दो कम्युनिटी रहती थी। एक पहली थी सिन्हाला कम्युनिटी, दूसरे थे श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, अब जो तमिल्स थे, सिन्हाला बोलने वाले लोग 74% थे और जो तमिल बोलने वाले थे वो 18% थे। लेकिन अब आप रखो सिन्हाला को साइड में, तमिल्स बोलने वाले जितने भी लोग थे उनमें से 13% श्रीलंकन तमिल्स थे, बाकी के बचे जितने, बाकी के रेस्ट जो बचे वो इंडियन तमिल्स थे। अब आप सोचो कि श्रीलंका में इंडियन तमिल्स कैसे? श्रीलंका में इंडियन तमिल्स इसलिए आए क्योंकि वो पुराने टाइम पे क्या होता था, जो लेबर्स होते थे वो दूसरे से दूसरी कंट्री पे आते जाते रहते थे। तो इंडिया से कुछ लेबर्स यहाँ पे आए होंगे और वो यहीं पर ही सेटल हो गए, तो इसलिए श्रीलंका में भी इंडियन तमिल्स है। और बाकी के जो लोग बचे वो थे कुछ मुस्लिम, 1% मुस्लिम्स थे और बाकी के 7% जो थे वो क्रिश्चियंस थे। तो आपने यहाँ पे देखा कि 74% जो लोग थे वो सिन्हाला स्पीकिंग लैंग्वेजेस थे। तो सिन्हाला, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, सिन्हाला के पास एक बहुत ही ज़्यादा मतलब सिन्हाला को सेंट्रल गवर्नमेंट दे दी, मतलब सिन्हाला बन गई एक मेन गवर्नमेंट। तो अब हम पढ़ रहे हैं मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो जैसे कि सिन्हाला गवर्नमेंट जो थी वो मेन गवर्नमेंट बन गई पूरे श्रीलंका में, तो उसके बाद ये मेन टॉपिक है हमारा मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आती है, तो इस इतने बड़े वर्ड का, मेजोरिटेरियनिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है? असल में मेजोरिटेरियनिज्म वर्ड का मतलब ये होता है कि एक गवर्नमेंट ने जो अपने नीचे के जितने भी लोग थे, मतलब उसके माइनॉरिटीज़ के या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट जो जितने भी लोग थे, उन सबके ऊपर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस जितने भी वो इम्पोज करते हैं, उस चीज़ को मेजोटेरियनिज्म हम कहते हैं। मतलब देखा जाए, साफ सरल भाषा में समझा जाए तो कुछ ऐसे स्टेप्स जो गवर्नमेंट दूसरे लोगों पे थोपती है या फिर इम्पोज करती है। ठीक है, तो समझ में आ गया मेजोटेरियनिज्म का मतलब। तो देखो श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद से सिन्हाला जो थी वो मेन गवर्नमेंट बन गई। तो सिन्हाला गवर्नमेंट ने क्या किया, 1956 में एक एक्ट पास किया जिसके तहत सिन्हाला जो लैंग्वेज थी वो एक मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। कहाँ की? श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। तो देखो सिन्हाला को उन्होंने तो प्रमोट कर दिया, लेकिन अब बात यह है समझने की कि सिन्हाला तो प्रमोट हो गया एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो बाकी जो तमिल स्पीकिंग लैंग्वेजेस, जो तमिल स्पीकिंग पीपल्स थे वो क्या करेंगे? अब उनको तो सिन्हाला बोलनी आती नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो तो इससे डिसग्रेस फील करेंगे। मतलब वो तो ऐसा सोचेंगे कि भाई मैं तो एलियन हूँ, मैं तो मतलब ऐसा हूँ कि भाई मेरे ऊपर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, या फिर मुझे गवर्नमेंट दबाना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो वो सिन्हाला जो कम्युनिटी है वो सबसे टॉप पे है। तो उन्होंने कुछ 3 से 4 स्टेप्स लिए थे सिन्हाला को एक मेन गवर्नमेंट बनाने के लिए, एक मेन सुप्रीमेसी मतलब अपनी सुप्रीम पावर को दिखाने के लिए सिन्हाला गवर्नमेंट ने 4 चीज़ें की। तो सबसे पहला चीज़ यही थी कि 1956 में जो एक्ट था, उस एक्ट ने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई तो उसकी वजह से जो तमिल बोलने वाले लोग थे उन लोगों ने तो बुरा फील कर लिया। दूसरी चीज़ जो थी, अब देखो सिन्हाला हर कोई नहीं बोल सकता, तो तमिल लोग सिन्हाला बोल नहीं सकते थे। तो इससे क्या हुआ, जो जॉब्स, जो यूनिवर्सिटीज़, जो बड़े बड़े जगहों पे, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो जो बैठेंगे, जो काम करेंगे, वो कौन होंगे? वो मोस्टली कौन होते हैं? सिन्हाला बोलने वाले बंदे होते हैं, वो सिन्हाला बोलने वाले लोग होते हैं। तो एक दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ ये थी कि सिन्हाला गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने मेन भगवान को प्रमोट कर दिया। गौतम बुद्ध को बुद्धिज्म रिलीजन उन्होंने प्रमोट करने लग गए। उन्होंने प्रमोट कर दिया कि आप बुद्धिज्म ही फॉलो करेंगे सारे। ठीक है, तो ये जो सारे स्टेप्स थे, इन स्टेप्स से क्या हुआ, तमिल लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गंदा फील किया कि भाई हम तो नाली के कीड़े जैसे हैं, हमें तो मतलब ये गवर्नमेंट तो हमें कुचल रही है बार बार। तो इसी चीज़ से अब एक चीज़ देखो, सहन शक्ति की एक लिमिट होती है। तो अब वो तमिल लोग ज़्यादा सहन नहीं कर पाए, तो इससे उन्होंने क्या किया,
उन्होंने सिविल वॉर छेड़ दिया। अब देखो, जब सिविल वॉर होता है, सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? सिविल वॉर का मतलब ये होता है कि लोग, जब आम आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ आंदोलन करता है और वो मतलब वो एक वायलेंट रूप में हिस्सा ले, मतलब वायलेंट रूप में बदल जाता है, उसे हम कहते हैं सिविल वॉर। ठीक है, तो चीज समझ में आ गई सिविल वॉर क्या होता है। तो जो तमिल स्पीकिंग लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हमें एक अलग देश चाहिए, जिसे हम वो उन्होंने नाम दिया तमिल एलम। तमिल एलम जो था, उन्होंने एक अलग नाम दे दिया कि भाई ये जो इस नाम का मुझे एक देश दे दो, तुम हमें अलग कर दो, तुम अपनी सिनाला कम्युनिटी तुम चलाते रहो और हमें तुम अलग कर दो, हम तमिल स्पीकिंग अपनी कम्युनिटी बसा लेंगे हम। तो उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन गवर्नमेंट तो चुप बैठी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज को सप्रेस करने लगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने दबाया। तो अब एक चीज देखो, गवर्नमेंट जब सप्रेस कर रही थी तो लोग और भी गुस्से में आ गए। लोगों ने क्या किया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों ने क्या किया, पब्लिक जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर उन्होंने मतलब वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लगी वो। ठीक है, तोड़फोड़ करने लगी। अब एक चीज देखो, चाहे वॉर कोई भी जीते, तबाही दोनों तरफ मचती है। तो यही चीज हुई, जो उन्होंने वॉर तो कर लिया, लेकिन श्रीलंका की हालत बद से बदतर हो गई। जिससे क्या हुआ, श्रीलंका इकोनॉमिकली अनस्टेबल हो गया, मतलब वहां की आर्थिक व्यवस्था इतनी गिर गई कि वहां पे आर्थिक मंदी आ गई। ठीक है, तो मैंने आपको दो कहानियां सुनाई, बेल्जियम की कहानी सुनाई और श्रीलंका की कहानी सुनाई। तो आपने ये जो दोनों स्टोरी सुनी, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो पावर शेयरिंग का जो मेन मतलब है, जो मेन उसका जो डेफिनेशन है, वो सबसे अच्छी तरीके से कहां पे फॉलो हुई है? तो सर जी, इसका जवाब है हमारा बेल्जियम। बेल्जियम में क्या किया भाई, जितनी कोई सी भी स्पीकिंग की कम्युनिटी हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो जर्मन हो, तीनों कम्युनिटी स्पीकिंग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक है, तो इससे उन्हें ना एलिनेटेड फील करा, उन्होंने ना उनके भेदभाव हुआ। तो इससे ये चीज तो समझ में आई। तो पावर शेयरिंग का मेन मोटिव फॉलो होता है बेल्जियम की कहानी में ही सिर्फ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, तो आपके सारे पिछले टॉपिक जो है वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसका हिंदी में अनुवाद करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, तो जैसे कि मैंने आपकी इसकी मीनिंग में ही बता दिया, आपने दो रीजन भी, अपने दो कहानियां भी पढ़ी बेल्जियम और श्रीलंका की। तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर एक दिमाग में आ चुकी होगी कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। ठीक है, तो आपके दिमाग में जरूर ये चीजें आई होगी कि पावर शेयरिंग अगर होगी तो लोग भेदभाव, मतलब लोगों के मन में भेदभाव वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। ठीक है, वो उनके मन में वो डिस्क्रिमिनेशन वो फील ही नहीं करेंगे। उसके बाद ये चीज होती है कि पावर अगर सही से शेयर होगी तो सारे लोगों के प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व होगी, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी की हो। ये तो होगी आपके दिमाग की चीज। लेकिन अब पावर शेयरिंग डिजायरेबल दो रीजंस की वजह से होती है। सबसे पहला रीजन होता है हमारा प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा रीजन होता है हमारा मोरल रीजन। तो एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है, सबसे पहले मतलब समझिए इस वर्ड प्रूडेंस का। प्रूडेंस का मतलब होता है कि केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, और इस गेन्स और इस चीज के कैलकुलेशन से बाकी दूसरी कम्युनिटीज में कंफ्लिक्ट ना आए, इस चीज का मतलब होता है प्रूडेंस। तो अगर मैं इसको ठीक से समझाऊं और अच्छी तरीके से, तो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है कि ऐसे गेन्स और लॉसेस को गिनना जिससे मतलब दूसरी कम्युनिटीज में लड़ाई ना हो। ठीक है, और मतलब जैसे एक एग्जांपल लेके सोचते हैं हम कि एससीज और एसटीज को हमने रिजर्वेशन दे रखी है। तो इससे एससीज और एसटीज तो अपने आप को अलग फील नहीं करे ना कि हम तो अलग इंसान है, हमें तो कोई सुनता नहीं है, ऐसा तो फील नहीं करे ना वो। तो इसी चीज को हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन घोषित कर दी। गवर्नमेंट ने एकदम ध्यान से इसका एकदम कैलकुलेट किया कि इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे लोगों को क्या फायदा होगा, और इससे क्या नुकसान लोगों को और क्या नुकसान हो सकते हैं इसके, ये सारी चीजों को कैलकुलेट किया। तो इसे हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन पावर शेयरिंग का। दूसरा रीजन होता है हमारा मोरल रीजन। ठीक है, मोरल रीजन क्या होता है हमारा, मोरल रीजन आपको नाम से पता चल रहा है, मोरल रीजन मतलब नैतिक भावनाएं। ठीक है, नैतिक भावनाओं का मतलब होता है कि जैसे वुमेन्स के बारे में लेता हूं। ठीक है, वुमेन्स को हमने राइट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे पंचायती सिस्टम में 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। तो इसे हम कहते हैं मोरल रीजन। अब और अच्छी तरीके से समझे तो मोरल रीजन का मतलब ये होता है
कि देखा जाए ध्यान से तो मोरलिज्म का मतलब ठीक से देखा जाए तो यही होगा कि मतलब किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाकर पावर को अच्छी तरीके से शेयर करना, उसे हम कहते हैं मोरल रीजन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये भी टॉपिक खत्म हो चुका है। तो अब इस चेयर में बैठे बैठे मैं थक चुका हूँ, अब इस चेयर को अलविदा करने का टाइम आ चुका है। तो बाय बाय चेयर। तो दोस्तों अब देखो, अब मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आपको समझने में मजा भी आएगा। तो टॉपिक है, हम पढ़ने वाले पावर शेयरिंग के टाइप्स। तो देखो नॉर्मली पावर शेयरिंग के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स में सबसे पहले आता है हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में ये होता है कि पावर को एकदम समतल, देखा जाए मीनिंग देखा जाए तो समतल भाव में जब पावर को अलग अलग तरीके से विभाजित किया जाता है, वो भी इक्वली, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ शेयरिंग। तो मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा, जस्ट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। आपको समझ में आया? ठीक से समझाता हूँ। देखो हमारा जो लेजिस्लेचर है वो क्या करता है? वो लॉ बनाता है। ठीक है, और एग्जीक्यूट क्या करता है? उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब उसको बनाता है, उसको बना के मतलब उसको पास कर देता है लॉ को। ठीक है, और जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी करता है, उसको देख रेख करता है जुडिशरी। जुडिशरी का मेन मोटिव ही यही होता है कि मैं जो लॉस बने हुए हैं उसके ऊपर निगरानी करना। जुडिशरी एक एम्पायर का, एक गार्डियन का रूप निभाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखा जाए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों फॉर्म्स में क्या है? इन तीनों फॉर्म्स में पावर इक्वली डिवाइडेड की गई है, जिससे कोई ये तीनों फॉर्म्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कोई झगड़ा वगड़ा ना हो भाई, ये दोनों आपस में आराम से मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग समझ में आई। इसका दूसरा ही होता है, दूसरा इसका थोड़ा उल्टा होता है। दूसरा है इसका वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है कि पावर डिवाइडेड तो होती है लेकिन इक्वली डिवाइडेड नहीं होती। इक्वली डिवाइडेड नहीं होती, जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, सेंटर, स्टेट और लोकल। सेंटर, स्टेट और लोकल, अब इसका मतलब समझे तो सेंटर, स्टेट और लोकल का मतलब देखो, सेंटर क्या होती है? सेंटर के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। सेंटर होती है पूरे देश में वो रूल कर रही होती है वो पार्टी, सेंटर। और उसके बाद आता है स्टेट। स्टेट क्या होती है? राज्य। ठीक है, मतलब वो एक पर्टिकुलर स्टेट को, वो स्टेट के ऊपर रूल कर रही होती है, उसके पास कम पावर होती है रैदर देन, अगर कंपेयर करा जाए तो उसको सेंटर से। उसके बाद सबसे नीचे कौन आता है? सबसे नीचे आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के पास सबसे कम पावर होती है। तो आपने देखा यहाँ पे पावर तो एक पावर तो अच्छी तरीके से शेयर की गई है, लेकिन पावर इक्वली शेयर नहीं की गई है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तीसरा जो है हमारा सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को डिवाइड करना, मतलब पावर डिवाइडेड अमंग द सोशल ग्रुप्स। ये हमारा चौथा टाइप है पावर शेयरिंग का। देखो सोशल ग्रुप्स कौन होते हैं? सोशल ग्रुप्स वो होते हैं जो मतलब देखा जाए तो एसटीज, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस, ये जो जितने में टाइप के सारे जो कास्ट होते हैं, ये सारे जो नीची जाति, जो माइनॉरिटीज होती है, इन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं सोशल ग्रुप्स में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इनके बीच इनको पावर दी गई है। अब इनको पावर कैसे दी गई होगी? सोचो सोचो, जल्दी सोचो। इनको पावर इस चीज में इसलिए दी गई है, पावर इनको रिजर्वेशन के रूप में, आरक्षण के रूप में इनको पावर दी गई है। ठीक है, इनके लिए एसटीज, ओबीसीज, इनके लिए जो हमारे यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट जॉब्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह इनके लिए आरक्षण है, रिजर्वेशन हर जगह इनके लिए है। तो इनको इस फॉर्म में इनको पावर दी गई है। ठीक है, जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। ठीक है, चौथा जो है हमारा, चौथा है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी आती है। पॉलिटिकल पार्टी को पावर क्यों दी गई है? पॉलिटिकल पार्टी को पावर इसलिए दी गई है क्योंकि वो हम पर रूल कर रही होती है, तो उनको तो पावर देनी ही चाहिए। ठीक है, अगर उनको पावर नहीं देनी चाहिए तो वो क्या करेंगे? हम तो उनको मतलब कुछ भी कह सकते उल्टा। ठीक है, वो तो कुछ ज्यादा पावर एक्सरसाइज कर नहीं पाएगी, तो इसलिए उनको पावर दी गई है। दूसरी चीज होती है मूवमेंट्स। अब देखो हर एक इंडिया के हर एक नागरिक के पास अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है। प्रोटेस्ट का मतलब आंदोलन कर सकता है, वो उसके पास अधिकार है। मतलब अगर वो, लेकिन वो आंदोलन सही वैलिड रीजन के ऊपर भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मतलब कोई भी टॉपिक उठा लिया, चलो धरना देने चलते, वो जंतर मंतर चलते चलो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई चीज? तो उनको पावर दी गई है ताकि वो मतलब प्रोटेस्ट कर सके, प्रोटेस्ट करके, लेकिन प्रोटेस्ट जो होना चाहिए वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए।
मतलब ये नहीं कि कोई भी रीजन उठाया तो चले गए जंतर मंतर पे धरना देने, ठीक है। और वो धरना जो होगा, वो प्रोटेस्ट जो होगा, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक होना चाहिए, बिल्कुल नॉन वायलेंट होना चाहिए वो धरना। वरना अगर वो वायलेंस वाला हुआ ना तो गवर्नमेंट भी फिर डंडा चलाएगी अपना, ठीक है, गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ेगी फिर, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। और तीसरा जो है वो होते हैं प्रेशर ग्रुप्स। अब एक चीज देखो, जो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं हमारे माइनॉरिटीज। आप बोलोगे कि अगेन माइनॉरिटीज आ गए, लेकिन ये जो माइनॉरिटीज होते हैं ये होते हैं रिलीजन के बेस पे। ये माइनॉरिटीज हो गए, जैसे हमारे क्रिश्चियंस हो गए, हमारे मुस्लिम्स हो गए, इन लोगों को भी पावर दी गई है कि जैसे कोई मुस्लिम को मॉब लिंचिंग, आपने मॉब लिंचिंग के बारे में सुना है? मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब कोई दूसरी धर्म का बंदा किसी दूसरे धर्म के बंदे को कहता है कि भाई तू ये बोल, तू जय श्री राम के नारे लगा, तू ये बोल, ऐसी चीजें बोलता है तो उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। मतलब देखा जाए तो रिलीजन के बेस पे अगर मैं उसका शोषण करता हूं तो उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो यही चीज अगर इन माइनॉरिटीज के साथ होती है तो इनके पास पूरा अधिकार है, इनके पास पूरी पावर है कि ये उस बंदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके या फिर किसी भी कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, PIL फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा, हमारे साथ इतनी देर तक रहे। तो हमारा ये टॉपिक है पावर शेयरिंग का, हमारे पावर शेयरिंग का टॉपिक खत्म होता है अभी यहाँ पे। तो मैं अभी इस टॉपिक को मैं खत्म कर चुका हूँ, चैप्टर खत्म कर चुका हूँ। तो अभी आपने इतना सब कुछ पढ़ा तो कुछ रिकैप कर लेते हैं एक बार दोबारा से, ठीक है। तो रिकैप में मैं बताता हूँ सबसे पहले पावर शेयरिंग होती क्या है। पावर शेयरिंग अगर मैं एकदम अच्छी तरीके से बताऊं, पावर को डिफरेंट ऑर्गन में डिवाइड कर देना, इसको नोन एज पावर शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी। बेल्जियम में क्या होता है, बेल्जियम में सारे वहां की जितनी भी स्पीकिंग के लैंग्वेजेस है उन सबको सेम पावर दी गई है। लेकिन श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका में उनको मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, सिनाला के पास ज्यादा पावर होती है, तमिल के पास कम पावर होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। इसी सब कुछ क्लियर है, उन सबको एकदम इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है हर जगह पे, ठीक है। थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है ये पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग हमें क्यों चाहिए, क्यों, दो रीजन के चक्कर में, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, सब आपको पता है मैंने। उसके बाद होता है हमारे पावर शेयरिंग के टाइप्स, ठीक है, जो कि 4 टाइप्स होते हैं, आपको मैंने समझा दिया है। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं अभी नया हूँ इस फील्ड में, अभी नया मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल खोला है, तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको जिस भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो बिना हिचकिचाहट के आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो अपनी जरूर अपलोड करूंगा। और अगर आपको फर्दर इंक्वायरी करनी है तो मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं जरूर आपकी डाउट क्लियर करूंगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको इतना सब कुछ पढ़ा है, उसमें मैं शब्दों में थोड़ी बहुत गलती करी है, लेकिन आप शब्द में बिल्कुल मत यार, भावनाओं को समझो यार, तुम तो समझदार बंदे हो।